जेल का फाटक टूटेगा, राजा भैया छूटेगा। ये वो नारा जिस समय ये तब लगा था जब राजा भैया जेल में थे, और जब वो जेल से छूटे तो नारा हो गया, जेल का फाटक टूट गया, राजा भैया छूट गया। उस वक्त जब राजा भैया जेल से छूटे तो वो कौन शख्स था जिसे राजा भैया की अगवाई करने के लिए जिम्मेदारी दी गई? वो मुलायम सिंह यादव नहीं थे, वो मुलायम सिंह यादव के करीबी भी नहीं थे, राम गोपाल चौधरी भी नहीं थे, वो राजेंद्र चौधरी भी नहीं थे, वो थे अखिलेश यादव। जिस वक्त राजा भैया जेल से छूटे उस वक्त अखिलेश यादव हाथों में माला लेकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अगवानी करने पहुंचे थे, मुलायम सिंह यादव के आदेश पर। एक वो वक्त था और अब एक वक्त यह भी है जब चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव यह कहते थे कि कुंडा में कुंडी लगाएंगे, तो राजा भैया बोलते थे कि किस माई के लाल में ऐसा करने का दम आ गया। खैर, यह सब बातें आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि राजनीति में कब क्या कौन कहां कैसे सियासत की बिसात पर आमने सामने आ जाए कोई नहीं जानता। एक बार फिर से जो खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे एक अलग ही स्केच, राजनीति का स्केच नजर आ रहा है। जो आज बात इसी मुद्दे की हम करने वाले हैं कि यूपी में राज्यसभा का चुनावी जरूरी गणित क्या है, और साथ ही जानेंगे कि इस चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का रोल क्यों जरूरी हो जाता है, यानी राजा की चाल सियासत की बिसात। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव के लिए 27 फरवरी का दिन मुकर्रर है, यानी कि इस दिन वोटिंग होनी है। कुल 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, 10 सीटें। इन्हीं 10 सीटों के इर्द गिर्द आज सियासत के इस खेल को समझिएगा। बस याद रखिएगा इस 10 का गणित को। कुल मिलाकर 11 प्रत्याशी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 राज्यसभा की सीट है और प्रत्याशी चुनावी रण में है 11। समाजवादी पार्टी से 3 और बीजेपी से 8, कुल हो गए 11 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, यानी किसी भी हाल में कोई भी अपने प्रत्याशी को हारता हुआ नहीं देखना चाहता। जिताने के लिए बिसात तैयार है। असल में सिर्फ एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। वोटों के गुणा भाग और गणित को समझे तो रघुराज प्रताप सिंह किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनके जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं। इनका समर्थन हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि राजा भैया इस बार किस पाले में जाते हैं? 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश राज्यसभा के होने वाले राज्यसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गए। 10 सीटों के लिए बीजेपी और एसपी में दोनों ने मिला के 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे। बीजेपी के 7 और एसपी के 2। ये उम्मीदवार तो निश्चित रूप से जीती जाएंगे। पेच फंसा है 10वें उम्मीदवार के बारे में, जिसके लिए अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के कुंभ में 10 विधायकों की 10 वोटों की कमी है, और ऐसे ही एसपी के पास भी स्पष्ट तीसरे उम्मीदवार के लिए, तीसरी सीट के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो ऐसे में वो राजा भैया के 2 विधायक और दूसरी जो छोटे हैं दल हैं उनके क्रॉस वोटिंग के लिए बहुत मारामारी और बहुत मेहनत चल रही है। हम सब जानते हैं राज्यसभा के चुनाव में जो विधायक वोट करते हैं उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, लेकिन वोट देने से पहले अपनी पोलिंग एजेंट को दिखाना पड़ता है। तो इसलिए अगर क्रॉस वोटिंग करेंगे विधायक तो ये भी बात पक्की है कि तुरंत ही उनकी पार्टी को पता चल जाएगा, या तो पार्टी कोई कार्रवाई करेगी या फिर उनको खुद भी नैतिकता के आधार पर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्रॉस वोटिंग करेंगे वही लोग जिनको अपनी पार्टी छोड़नी होगी। ऐसे में बीजेपी के पास एक दाव और है। इसके तुरंत बाद ही एमएलसी के चुनाव होने हैं, जो करीबन 13 एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी के पास जो संख्या बल है उसके हिसाब से करीबन 10
उम्मीदवार उनके एमएलसी आराम से बन जाएंगे। तो ये भी हो सकता है जो क्रॉस वोटिंग करें एनडीए को छोड़ के बाकी दूसरे लोग एनडीए के पक्ष में, तो ये भी हो सकता है कि वो उनको कोई डील हो जाए कि ठीक है चलिए आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, आप हमें वोट दे दीजिए। क्योंकि 10 वोटों की कमी जो है वो इतनी आसानी से तो पूरी नहीं होने वाली। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन कौन लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं और किसके पक्ष में करते हैं और कौन सा काम करने का तरीका वहाँ पे कारगर होगा। मुझे लगता है 27 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो वो देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार राजा भैया ने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को झटका दिया था। इस बार राज्यसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन, रामजी लाल, सुमन और आलोक रंजन ने नामांकन किया है। वहीं बीजेपी की तरफ से बात करें तो आरपीएन सिंह, सुधांशु द्विवेदी, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन ये पर्चा दाखिल कर चुके हैं। ये सभी आसानी से जीत भी जाएंगे अंक गणित के हिसाब से, लेकिन आखिरी समय में संजय सेठ की एंट्री हुई जिसने समाजवादी पार्टी को हिलाकर रख दिया। यानी संजय सेठ ने नामांकन दाखिल कर दिया। तय हो गया कि चुनाव होगा। राज्यसभा का गणित क्या कहता है अब वो भी समझिए, और उसमें राजा भैया की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है अब उस पर भी आते हैं। इन सभी बातों की इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम आपको इसीलिए लेकर गए थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जहन में आता है, वो ये कि मसला क्या सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित है या अखिलेश यादव इससे आगे सोच रहे हैं या राजा भैया भी इससे आगे सोच रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव के दौर में समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे में कभी ठाकुर नेता अहम हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड रेवती रमन सिंह, मोहन सिंह, ठाकुर अमर सिंह, याद आया आपको? ये क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे, जबकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम के बाद ठाकुर बन गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के बदले सियासी समीकरण और समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आने के बाद ठाकुर नेता और वोटर दोनों ही दूर हो गए। अखिलेश यादव ने ठाकुरों की जगह ओबीसी और दलित नेताओं पर ज्यादा दांव खेला, सियासी अहमियत उन्हें ही दी, लेकिन सियासी बाजी अभी तक अपने नाम अखिलेश यादव नहीं कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी ताना बाना भी इसी के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। बीजेपी एक मजबूत वोट बैंक के साथ सूबे में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर आगे चल रही है। मिशन 80 का टारगेट सेट हो चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को लेकर चल रही है और इसी फॉर्मूले पर अब राज्यसभा के कैंडिडेट के नाम के ऐलान के बाद अपने ही सवाल उठा रहे हैं। खैर, अब इसी समीकरण के जरिए 2024 के चुनाव में उतरने का प्लान बनाया जा रहा है। बीजेपी जिस मजबूत वोट बैंक के साथ यूपी में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उससे महज पीडीए से मुकाबला नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी को अमर सिंह, रेवती रमन जैसे ठाकुर नेताओं की दरकार है। ऐसे में सवाल ये कि अखिलेश यादव क्या पीडीए से आगे बढ़ेंगे और राजा भैया जैसे कद्दावर ठाकुर नेता से फिर से हाथ मिलाएंगे, ये एक अहम सवाल बन जाता है। राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। यूपी अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो। यूपी में क्षेत्र विशेष के नेता या कोई एक ऐसा क्षेत्र, कोई एक ऐसा नेता जो किसी क्षेत्र को प्रभावित करता है, उनकी भूमिका बहुत प्रभावी रहेगी। क्योंकि अगर वो विधायक हैं तो अपने वोट के साथ साथ अपने क्षेत्र के अगल बगल के विधायकों के ऊपर भी उनका प्रभाव रहता है, उनका दबदबा रहता है। इसी तरीके के एक नेता राजा भैया हैं, जो प्रतापगढ़ के राजा भी बोले जाते हैं। रघुराज सिंह की मैं बात कर रहा हूं। अगर रघुराज सिंह राजा भैया की देखा जाए तो न केवल अपने विधानसभा सीट पर जिससे कि वो निर्वाचित होते हैं, उसके साथ साथ ऐसा बोला जाता है या माना जाता है कि अगल बगल के कई विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव रहता है और कैंडिडेट जो विधायक रहता है या जो जीता रहता है, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके इशारे या सलाह मशविरा के अपने राजनीतिक कदम नहीं चलता है। यही फैक्टर राज्यसभा में वोटिंग के समय काम करेगा। हो सकता है कि राजा भैया का प्रभाव अगल बगल के 5-7 जिन सीटों पर हो, चूँकि उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है,
इसके कारण भी उनका प्रभाव और दबदबा रहता है। तो जिन सीटों पे जिन विधायकों के ऊपर राजा भैया का प्रभाव रहेगा, चाहे वो राजनीतिक रसूख के कारण हो, चाहे बाहुबल के कारण हो, चाहे एक जन सामान्य का पॉजिटिव नेता होने के कारण हो, वो वोट प्रभावित हो सकते हैं। और जिधर राजा भैया जैसे नेता बोलेंगे उस तरफ वोटिंग हो सकती है। खैर, हम जानते हैं आज के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश और राज्यसभा चुनाव में मची उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया से मुलाकात के बाद नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई। इसकी वजह यह है कि नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया की अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत भी करवाई। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ तल्ख हुए रिश्ते के बाद अब राजा भैया के सुर समाजवादी पार्टी को लेकर क्या वाकई नर्म हो गए? राजा भैया ने कहा है कि मैंने अपने 28 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल सपा को दिए, वो तब जब मुलायम सिंह यादव थे। राजा भैया इस बात को यह कहना भूल गए। खैर, मेरे लिए राजा भैया कहते हैं कि मेरे लिए सपा पहले आती है और मेरे लिए यह राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजा भैया का बयान सियासी तौर पर अहम माना जाता है, तो यह मान लें कि राजा भैया वाकई सपा की तरफ जा रहे हैं। अभी थमिए, क्या सिर्फ यही बात खत्म हो जाती है कि सपा से वो हाथ मिलाएंगे? क्योंकि राजा भैया के लिए चुनाव जीतना जितना जरूरी हो जाता है, समाजवादी पार्टी रघुराज प्रताप सिंह को साथ लेकर आएगी या नहीं, यह उससे भी बड़ा सवाल हो जाता है। राजा भैया के दिल में क्या है, यह कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ज्यादातर ठाकुर नेता बीजेपी के साथ खड़े हैं। सपा के ज्यादातर नेता भी जो ठाकुर नेता थे वो भी छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं और अपनी सियासी हैसियत अब ठाकुरों की समाजवादी पार्टी में इतनी दिखती नहीं। प्रदेश के स्तर पर ठाकुरों को जोड़ने का काम सपा के साथ कर पाए ठाकुर नेता, इसकी उम्मीद भी बेईमानी दिखती है। ऐसे में बीजेपी से चुनावी मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी को फिर से एक अमर सिंह जैसे चेहरे की जरूरत है। वैसा चेहरा अमर सिंह जैसा जो मंझे हुए हो, सियासी नेता की जरूरत समाजवादी पार्टी को महसूस हो रही है। तो ऐसे में क्या राजा भैया इस जरूरत को पूरा करेंगे? अब जरा राज्यसभा के गणित को समझते हैं। एनडीए के पास इस समय सहयोगियों को मिलाकर 277 वोट हैं। ऐसे में 37 का कोटा सबको आवंटित करने के बाद उनके पास 18 वोट और बचते हैं। जनसत्ता दल उच्च सदन के चुनाव में अब तक बीजेपी के साथ ही रहा, इसलिए इनके 2 वोट सत्ता पक्ष के साथ आना तय माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास 20 वोट बचते हैं, 20 वोट, और बीजेपी चाहती है 20 वोट जाया क्यों जाए। विपक्षी गठबंधन के पास मौजूदा संख्या बचती है 119 विधायकों की। तो आप कहेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। अभी थमिए, कोटा आवंटित करने के बाद इस समय उनके पास 6 अतिरिक्त विधायक बचते हैं, 6। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती क्या है, अब वो समझिए। दरअसल बीजेपी के पास 10 वोटों की कमी है। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 सीटें हैं। विधानसभा के स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 252 वोट है कुल मिलाकर। इसके साथ साथ उसके सहयोगियों को जोड़ लें, अपना दल के 13 वोट, 6 वोट सुभाषपा और निषाद पार्टी के, क्योंकि 6 सुभाषपा के और 6 निषाद पार्टी के। ये 6 पर भी ध्यान दीजिएगा, आगे समझिएगा कि 6 का गणित क्या है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल भी अब एनडीए के कैंप में आ गया है, लिहाजा 9 वोट भी अब एनडीए के कैंप में क्या वाकई आएंगे, यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुल मिलाकर 286 का यह आंकड़ा हो जाता है। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों को 259 वोट मिलने हैं, जो आसान नहीं है, या आसान है। यह बात क्यों? क्योंकि 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास सिर्फ 27 वोट रह जाते हैं, जो कि 37 की संख्या से दूर है, महज 10 कदम। यानी कि कुल मिलाकर अब 10 वोटों का जुगाड़ बीजेपी को करना है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके पास कुल 108 वोट हैं। कांग्रेस के साथ अब उसका गठबंधन हो चुका है, यानी कि 2 विधायक उसके जोड़ लें तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 110 का। उसे अपने 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए सिर्फ इस लिहाज से 1 वोट की जरूरत है। पिछले दिनों
पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी से नाराजगी सामने आई। अगर अखिलेश यादव उनके वोट कैलकुलेशन से खुद को अलग भी कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी को 2 वोटों की जरूरत पड़ती है अगर पल्लवी पटेल अलग होती है। वहीं 2 विधायक जेल में हैं। अब कहानी में ट्विस्ट कहां आ रहा है वो समझिए। 2 विधायक जेल में हैं। अगर उन्हें अनुमति नहीं मिलती वोट डालने की तो फिर जरूरत पड़ेगी राज्यसभा के लिए 4 वोटों। हालांकि सूत्रों से मिली खबर यह भी है कि पल्लवी पटेल जो है वैसे वो मान गई है, लेकिन वो कह रही हैं कि सिर्फ पीडीए के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। फिर भी पेच फंसेगा। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि भले ही जयंत चौधरी एनडीए के कैंप में आ गए, लेकिन उनके 9 में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। नहीं समझे? अब वो समझिए। दरअसल जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन हुआ। राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट बांटे, लेकिन चुनाव जीतते वो प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के चेहरे थे। यानी सिंबल था राष्ट्रीय लोकदल का, मगर प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के। वहीं इस तरह से ओम प्रकाश राजभर, जिनका हमने जिक्र किया था, सुभाषपा के 3 विधायक ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे माने जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा के चुनाव में लागू नहीं होता, तो भी वोट देने वाले विधायक को वोट देने से पहले अपने पोलिंग एजेंट को दिखाना पड़ता है वो किसको वोट कर रहे हैं। तो उनको पता तो लग ही जाता है अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो कि फला हमारे विधायक ने हमारे खिलाफ वोट किया है, तो या तो पार्टी उसको अपने पार्टी से निकाल देगी उस विधायक को, या फिर वो खुद भी पार्टी छोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर पार्टी विरोधी कार्य करेगा तो पार्टी में कैसे रह पाएगा। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि कुछ विधायकों से एनडीए या बीजेपी डील कर ले और एमएलसी की सीट के बदले में वोट ले ले। या फिर दूसरा तरीका यह है कि ना तो एसपी के पास ना एनडीए के पास पूर्ण बहुमत होगा, तो बाजी फिर अपने विवेक पे छोड़ दी जाए कौन किसको लेता है। तो आने वाला समय 27 तारीख बहुत ही दिलचस्प होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मामला कांटे का रहेगा, क्योंकि 8वां जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है उनके विपक्षी खेमे में खासकर एसपी में सभी विधायकों से अच्छा संबंध है। कभी वो एसपी के बहुत करीब हुआ करते थे, तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग का चांस बन जाए। दरअसल संजय सेठ को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे उनकी समाजवादी पार्टी से पुरानी नजदीकी गणित बताई जा रही है। दरअसल संजय सेठ उत्तर प्रदेश के जाने माने व्यापारी चेहरे भी हैं। 2019 में वो बीजेपी में आए। इससे पहले वो मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शुमार रहे। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव के साथ भी उनके संबंध ठीक ठाक रहे। समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे। 2016 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2019 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में चले गए। फिर बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। वो 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला। अब बीजेपी ने उन्हें 8वें प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतार दिया है। बीजेपी से ज्यादा संजय सेठ पर वोट का जुगाड़ करने की चुनौती बन गई है। तो यह था गणित राज्यसभा का, जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। लेकिन इस पूरी महाभारत में राजा भैया क्यों ट्रम्प कार्ड बन गए हैं, अब जरा यह भी समझ लीजिए। दरअसल राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के पास 2 विधायक हैं। अगर सपा के ये वोट उन्हें मिल जाते हैं, यानी कि सपा को, तो उसकी राह आसान हो जाएगी। वहीं बीजेपी भी राजा भैया का समर्थन चाहती है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया से मुलाकात कर रहे हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं कुंडा में। पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की राजा भैया से मुलाकात होती है और इसके ठीक बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के साथ राजा भैया के घर पहुंच जाते हैं, वो भी देर रात। आपको बता दें कि इससे पहले कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब वक्त था 2018 का। राज्यसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को प्रत्याशी बनाया और बीएसपी ने भीमराव अंबेडकर को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच उस वक्त गठबंधन हुआ था, लिहाजा अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राजा भैया उस समय अखिलेश यादव कैंप क्या हुआ करते थे। आखिरी समय तक राजा भैया पूरी रणनीति में अखिलेश यादव के साथ रहे, लेकिन ऐन वक्त राजा भैया ने बीएसपी की बजाय बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया, वो भी ठोक बजाकर। इस चुनाव के बाद मायावती ने साफ कर दिया था कि अखिलेश यादव में अनुभव की कमी है, वो राजा भैया के जाल में फंस गए। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले और
इस बार चुनाव में मतदान भी होगा, क्योंकि 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में अपने 8वें उम्मीदवार को भी मैदान में उतार दिया है और इसलिए मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया है। लेकिन आंकड़े जिस तरह से गवाही दे रहे हैं कि 8वें उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कुनबे को जिताने के लिए कम से कम 10 विधायकों की और आवश्यकता है। तो कहना पड़ेगा कि ये 10 विधायक आखिर कहां से आएंगे? या तो दूसरी विपक्षी पार्टियों से क्रॉस वोटिंग होगी या फिर वो 8वां राज्यसभा सदस्य जीत नहीं पाएगा। तो अब राजा भैया के पास 2 विधायक हैं, दोनों ही खेमे उसको अपनी तरफ से लेने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखना दिलचस्प है। राजा भैया की भी अच्छी एक शर्त है, वो बदले में 1 लोकसभा सीट मांग रहे हैं, लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार चाह रहे हैं। सुनने में आया है कि एसपी की अखिलेश यादव जी ने उनकी शर्त को मान लिया है। वैसे भी एसपी से उनके जो रिश्ते हैं सबसे ज़्यादा मधुर रहे हैं। तो ऐसे में अगर राजा भैया एसपी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 10 जो और साथियों की जरूरत है वो जरूरत बनी रहेगी। एक और दिलचस्प वाकया ये भी है कि अभी और थोड़े समय में 13 एमएलसी की सीट भी खाली होने जा रही हैं और संख्या बल के हिसाब से करीबन 10 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जिताने में कामयाब हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है जो अन्य पार्टी के लोग, अन्य पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में वोट करें तो उनको हो सकता है एमएलसी की सीट ऑफर कर दी जाए। वहीं इस घटना के बाद से अखिलेश यादव और राजा भैया की दूरियां बढ़ गई। इसका असर विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिला, जब राजा भैया की चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया। इस दौरान दोनों तरफ से तमाम तल्ख बयानबाजियां भी सामने आई। और जो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं हो रहा है। पिछले कुछ समय से दोनों नेताओं के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि राजा भैया का राज्यसभा चुनाव में स्टैंड क्या होगा। जो भी हो, एक बात तो तय है कि फिलहाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, फिर वो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, यूपी के लिहाज से राजा भैया की जरूरत हर राजनीतिक पार्टी को है। समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनाव में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? यह तब नहीं करनी पड़ती अगर राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल नहीं होता। पटेल को हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के पास 107 विधायक बचते हैं, कांग्रेस के 2 विधायक हैं और अगर इन्हें जोड़ भी दिया जाए तो 109 हो जाते हैं। यही वजह है कि राजा भैया का रोल अब अहम हो गया है। अगर राजा भैया की पार्टी समाजवादी पार्टी को समर्थन देती है तो 111 वोट हो जाएंगे और अगर तीसरी सीट आसानी से निकल जाती है तो फिर एक और नया खेल होगा। लेकिन बीजेपी नेताओं की राजा भैया से हुई मुलाकात अखिलेश यादव को टेंशन में ला चुकी है। खैर, अब राज्यसभा के रण में सियासत की बिसात पर मोहरे सज चुके हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बिसात में भी राजा की चाल सबसे जबरदस्त होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।